मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे जेबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 लेक्चर है एमसीक्यू सेशन का। ऑलरेडी मैंने आपको वन वीडियो लेसन प्रोवाइड किया था, फर्स्ट पार्ट था एमसीक्यू का एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द एमसीक्यू सेशन। सो हम लोग डिस्कस किए थे एनएफआरए तक। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन डिस्कशन को और मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा। चलिए, पहला सवाल है कि व्हाट इज द की डिफरेंस हाइलाइटेड इन द स्टेटमेंट बिटवीन एनएफआरए एंड आईसीएआई। तो दोस्तों इसका मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि जो फाइनेंस का वर्ल्ड है ना, वो एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे कंपनीज वेंडर्स हैं, वो अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेच रही हैं। तो ये इंश्योर करना कि सभी लोग फेयर रहें और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें, तो दो की फिगर्स हैं जो कि इसको सीन को वॉच करते हैं। पहला है आईसीएआई यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो इनको समझिए कि एक्सपीरियंस मार्केट ट्रेडर हैं, वो एथिकल स्टैंडर्ड को सेट करते हैं और दूसरे अकाउंटेंट को ट्रेड करते हैं कि वो रूल को फॉलो करें। वो एक सेल्फ गवर्निंग गाइड है, वो इंश्योर करते हैं कि उनके मेंबर्स जो हैं यानी कि जो अकाउंटेंट हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को रखें। और दूसरा अथॉरिटी है वो है एनएफआरए। एनएफआरए को समझिए कि इंडिपेंडेंट मार्केट इंस्पेक्टर हैं, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं रूल को। वो किसी स्पेशल ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, वो एक न्यूट्रल वॉच डॉग है, सभी पे ध्यान रखते हैं, सभी पे नजर बनाए रखते हैं इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब चलो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको बेसिक हिंट दे दिया। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है आईसीएआई इज अ सेल्फ रेगुलेटेड प्रोफेशनल अकाउंटेंट बॉडी व्हाइल एनएफआरए इज एन इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर। बिल्कुल सही है। आईसीएआई का फोकस किस पे होता है? अपने मेंबर पे होता है, राइट। जबकि एनएफआरए जो है सभी को देखता है, केवल अपने मेंबर को ही नहीं, बाकी सभी लोगों को भी देखता है मार्केट में जो भी है। इसीलिए दोस्तों इनका स्कोप और इंडिपेंडेंस में अंतर है। ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि आईसीएआई हैज द पावर टू कर्टेल एन एनएफआरए रिकमेंडेशन ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये गलत है। देखिए, आपसे पूछा गया की डिफरेंस पूछा गया है, ये गलत इसलिए है क्योंकि आईसीएआई एक रोल प्ले करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करने में, लेकिन इसका जो आईसीएआई का जो रिकमेंडेशन है ना, आईसीएआई का जो रिकमेंडेशन है ये एनएफआरए पे बाइंडिंग नहीं है, समझे। तो ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जहां पे दोनों अथॉरिटी कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट रूल को सेट करने में। तीसरा कह रहा है कि एनएफआरए इज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी व्हाइल आईसीएआई इज एन इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर। दोस्तों ये गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनएफआरए एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। आईसीएआई का रेगुलेटरी पावर है अपने मेंबर पे, लेकिन ये ऑपरेट होती है एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में जो कि एनएफआरए के द्वारा देखा जाता है। तो याद रखिएगा कि हमारा एनएफआरए जो है ना वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आईसीएआई जो है वो सेल्फ रेगुलेटरी है। लास्ट पॉइंट है कि सेटिंग अप ऑफ आईसीएआई रिजल्ट इन कर्टेलमेंट ऑफ सम पावर ऑफ एनएफआरए। तो दोस्तों ये गलत है, ये हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है। दोनों इंस्टीट्यूशन का जो रोल है वो अलग अलग पर्पस है और इनका जो एक क्रिएशन एक इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन जो है दूसरे की अथॉरिटी को डिमिनिश नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए, राइट। इसमें आप सही आंसर क्या मिला आपको बताइए ना, सही यही तो ऑप्शन है। तो याद रखिएगा कि आईसीएआई गाइड करेगा, रेगुलेट करेगा अपने मेंबर को, जबकि एनएफआरए इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करेगा पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लैंडस्केप को। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में गलत है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल अलग अलग कंपनीज के लिए, कंपनी के फाइनेंस के लिए। तो कुछ कंपनी जो है अलग टर्म्स को यूज करे, स्टेप को यूज करेगी अपने मैनुअल में, जिसके कारण से ये डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेयर करना कि वो कैसे कर रही है। तो ये जो AS1 है ना, वो ये क्या करती है, वो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। AS1 एक्ट्स लाइक अ ट्रांसलेटर, ठीक है, इंश्योर करता है कि सभी जो है सभी लोग सेम लैंग्वेज को यूज करें, ठीक है। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डील्स विद द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसमें क्या है कि हर एक मैनुअल के पास एक ग्लॉसरी होगा, वो की टर्म को एक्सप्लेन करेगा, डिसीजन को एक्सप्लेन करेगा, राइट। डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसमें हर एक मैनुअल का अपना ग्लॉसरी होगा जिसमें की टर्म्स और डिसीजन को एक्सप्लेन किया जाएगा। ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी कर रहा है कि द पर्पज ऑफ AS1 इज टू हिंडर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्रू डिस्क्लोजर। दोस्तों ये गलत है। देखिए गलत क्या है इसमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का एम है चीज़ों को क्लैरिफाई करना,
ठीक है। मेन एम क्या है, चीज़ों को क्लैरिफाई करना, ठीक है, उसको कंफ्यूजिंग बनाना मेन एम नहीं है। तो मतलब आपके पास जो वेग इंस्ट्रक्शन है उसको रिमूव कीजिए और उनको रिप्लेस कीजिए क्लियर स्टेप के माध्यम से। तो ये हिंडर करना मेन स्टेप नहीं, मेन एम नहीं है। ऑप्शन सी कर रहा है कंप्लायंस विद AS1 फैसिलिटेट अ मोर मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्राइज। एग्जैक्टली, देखिए सभी लोग यदि सेम लैंग्वेज को यूज करेंगे, सेम एक्सप्लेनेशन को यूज करेंगे, तो कंपनी के मैनुअल को कंपेयर करना आसान हो जाएगा और एक्यूरेट भी हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन कर रहा है एग्जांपल्स ऑफ एरिया वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही बात है, ये सभी अलग अलग टॉपिक्स हैं जहां पे कंपनी अलग अलग वर्ड को यूज करती है, स्टेप को यूज करती है अपने मैनुअल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, आपसे पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, क्योंकि गलत है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का पर्पस बिल्कुल नहीं है कि वो हिंडर करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग और डिस्क्लोजर के माध्यम से, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के बारे में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट वन, मतलब करेक्ट वन एज पर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करने का। ठीक है, क्यों जरूरी है कि हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करें। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो इसको पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए इसके पीछे। इमेजिन कीजिए कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रेसिपी है कॉम्प्लेक्स डिश का, जैसे कि मल्टी लेयर्ड केक है। तो जैसे रेसिपी में इंग्रेडिएंट लिखा रहेगा, इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है कंपनी के फाइनेंशियल इंग्रेडिएंट को, उनका एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है और कैसे उनको कंबाइन किया गया है, यानी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। तो जो हमारा AS1 है ना, AS1 जानते हैं आप, AS1 क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बेसिकली रूल होता है जो कहता है कि प्रत्येक रेसिपी को क्लियरली एक्सप्लेन करना है अपने की टेक्निक और अपने इंग्रेडिएंट चॉइस को। चलिए दोस्तों ऑप्शन के थ्रू गुजरते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है ओनली डिस्क्लोज पॉलिसी रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये समझिए कि एक ऐसा रेसिपी होगा जो कि एक्सप्लेन करेगा कि कैसे हम चीनी को नापें, इग्नोर करें बाकी क्रूशियल इंग्रेडिएंट को। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत है, ये तो चाहिए लेकिन पूरा नहीं है। डिस्क्लोज ऑल पॉलिसी रिलेटेड टू एसेट बट नॉट लायबिलिटी। तो ये भी दोस्तों आप केवल क्या कर रहे हैं कि केक के फाइलिंग को और टॉपिंग को लिस्ट कर रहे हैं, बाकी केक का जो बेस है, उसका फ्रॉस्टिंग है, उसको लीव कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट पिक्चर नहीं दे रहा है। नेक्स्ट कर रहा है कि डिस्क्लोजिंग ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों ये गोल्डन रूल है, सभी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट को एक्सप्लेन कीजिए, टेक्निक को एक्सप्लेन कीजिए, जो कि आटा को नापने से लेकर बेकिंग टाइम तक यूज किया जा रहा है। इससे एक ट्रांसपेरेंट और कंपेरेबल रेसिपी बनेगा सबके लिए। और लास्ट ऑप्शन है डिस्क्लोज पॉलिसीज इन सेपरेट डॉक्यूमेंट नॉट एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों ये इसका मतलब ये हुआ कि आप रेसिपी के इंस्ट्रक्शन को सेपरेट शीट पे लिख रहे हैं, जिसके कारण ये हार्ड होगा इसे हम डिस्क के क्रिएशन में फॉलो करना। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको सारे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है जो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में अडॉप्ट किया था। सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो ये समझ में आ गई आपको कि आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं होता है जब भी अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो कौन सा डिस्क्लोजर नहीं करना होता है जब भी हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ चेंज ला रहे हैं, तो कौन सा डिस्क्लोजर नहीं करना होता है। इमेजिन कीजिए कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक मैप है फाइनेंशियल जर्नी का। तो अकाउंटिंग पॉलिसी जो है मैप के लीजेंड्स हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे कैसे अलग अलग सिंबल, कैसे अलग अलग कलर फाइनेंशियल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग फाइनेंशियल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी कभी जो मैप मेकर होता है, मैप मेकर कौन होता है, कंपनी तो होता है मैप मेकर। तो मैप मेकर जो कंपनी है उसे लीजेंड को चेंज करना पड़ेगा, राइट, उन्हें लीजेंड को चेंज करना पड़ेगा ताकि टेरेन को, जो आपका टेरेन है उसको बेटर रिफ्लेक्ट कर सके, राइट। तो और ट्रैवलर के कन्फ्यूजन को अवॉइड करें, तो उनको लिए उनको मैप में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे क्लियरली मार्क करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि चेंजेस दैट हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड। दोस्तों जो बड़े चेंजेस होते हैं ना, जो कि मैप के अपीयरेंस को अल्टर कर देते हैं, बदल देते हैं, उसे क्लियरली मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंजेस दैट हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, तो ये तो सही है। चेंजेस दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू हैव अ मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लान्ड चेंजेस भी होते हैं ना, जिनको वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं मैप को बाद में, और उन्हें हमें नोट करना है। जैसे मान लीजिए कुछ ब्रिज हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज है। नेक्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब हुआ कि ये एक एक्सेप्शन है, यदि मैप मेकर जो है अभी भी बेसिक रूल ऑफ मैप मेकिंग को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसे पॉइंट आउट
आउट नहीं करना है सभी माइनर एडजस्टमेंट को, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आर नॉट फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों ये मेजर रेड फ्लैग गलत है। यदि मैप मेकर जो है बेसिक रूल को ब्रेक करेगा ना, तो ये क्रूशियल है कि उन सभी डेविएशन को हाईलाइट करे, समझे। तो इसका आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो जिनका मटेरियल इम्परफेक्ट होगा उसको तो आपको करना पड़ेगा डिस्क्लोज, ठीक है। तो जो बड़े बड़े चेंज हैं जो कि मैप के अपीयरेंस को बदल देंगे, उसे मार्क करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। फिर जो रीजनेबली एक्सपेक्ट मटेरियल इफेक्ट ऑन द लेटर पीरियड, तो ये भी वो आपको चेंज करना है। कुछ प्लान चेंजेस हैं, ठीक है, इसे भी आपको मार्कअप करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कर रहा है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, आपसे गलत पूछा गया है, तो ये आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है उसे डिस्क्लोज नहीं करना है, और बाकी जो आप जो नहीं फॉलो किए हैं उसे तो डिस्क्लोज करना ही करना होगा। समझ में आया दोस्तों कि क्या डिस्क्लोज करना है, क्या डिस्क्लोज नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है दोस्तों सवाल है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कब फॉलो किया जाना चाहिए, व्हेन शुड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बी फॉलोड। तो ऑप्शन एक, पहले देखिए, इमेजिन कीजिए कि कंपनी का जो इन्वेंट्री है ना, वो एक ट्रेजरी का चेस्ट है जिसमें बहुत सारे गुड्स हैं जिनको बेचने के लिए वेट कर रहे हैं, वो बिकने के लिए वेट कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो रिवाइज है वो एक रूल बुक है उन सभी ट्रेजरीज को वैल्यू देने का और डिसाइड करने का कि कब हम उसे रेवेन्यू के रूप में काउंट करें, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को आपको फॉलो करना है हमेशा, चाहे इन्वेंट्री का नेचर कुछ भी क्यों ना हो। दोस्तों ये इसका मतलब ये हुआ कि आप सेम रूल को यूज कर रहे हैं डायमंड को वैल्यू करने के लिए और वुडन चेस्ट को वैल्यू करने के लिए, तो ये हमारा तो गलत है, ठीक है, सेम रूल को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कर रहा है कि ओनली व्हेन डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट विच इन्वेंट्री कैरिड ऑन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब हुआ, ये एक जॉब का हमारा एक हिस्सा कवर कर रहा है, लेकिन ये अपने ट्रेजरी को काउंट नहीं कर रहा बिना डिसाइड किए हुए कि चेस्ट कौन ओपन करेगा और उसे रिवील करेगा रेवेन्यू के रूप में। ऑप्शन सी कर रहा है कि ओनली व्हेन डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट विच इन्वेंट्रीज आर कैरिड एंड रिलेटेड रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज। दोस्तों ये गोल्डन रूल है, याद रख लीजिएगा। इसमें दो चीज होता है, आपको ट्रेजरी को वैल्यू देना है यानी इन्वेंट्री को वैल्यू देना है, और डिसाइड करना है कि कब आप उसे गोल्ड के रूप में कैरी करें, ठीक है। वैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट एंड रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि ओनली व्हेन डिटरमाइनिंग द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। देखिए ये स्पेसिफिक पार्ट है वैल्यूएशन प्रोसेस का, जैसे कि आप डायमंड के प्राइस को एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन ये होल ट्रेजरी चेस्ट को कवर नहीं करता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो है कंपनी को एक्यूरेटली हेल्प करता है कि वो अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करे और राइट टाइम पता करे कि उसको वो अपने रिचेज में काउंट कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन, so next question is which inventory valuation method is not preferred when goods are ordinary interchangeable according to the provided information। तो इमेजिन कीजिए कि कंपनी का इन्वेंट्री एक ह्यूज कैंडी जार है जो कि अलग अलग तरह के ट्रीट से फिल्ड है। तो आपको ट्रैक रखना है कि कैंडी का वर्थ क्या है, तो आप अलग काउंटिंग मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे मेथड सभी तरह के कैंडी में वर्क नहीं करेंगे, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को प्रीफर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वेटेड एवरेज कॉस्ट। इमेजिन कीजिए कि आपने सारे कैंडी को जार में जितने भी कैंडी थे सभी को मिक्स कर लिया और उसकी एक एवरेज प्राइस पर पीस कैलकुलेट किया। तो दोस्तों ये कुछ कैंडीज के लिए तो सही काम करेगा, ठीक है, जो कि जिनको आपने एक साथ ब्लेंड कर दिया है, लेकिन दोस्तों लाइक जेली बीन्स और ओके। नेक्स्ट है हमारा FIFO होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इमेजिन कीजिए कि आप जो है कैंडी को रो में रख दिए हैं और बेच रहे हैं जो फ्रंट में आ रहा है सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि कैंडी डिस्पेंसर। तो ये जो है काम करता है कैंडीज के लिए जो कि अपने ओवर द टाइम चेंज नहीं हुए हैं, जिसे कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। इमेजिन कीजिए कि आप प्रत्येक कैंडी को टैग कर रहे हैं इसके एग्जैक्ट प्राइस से और ट्रैक कर रहे हैं उसको इंडिविजुअली, जैसे कि फैंसी चॉकलेट शॉप है। तो ये क्या करता है, वर्क करता है यूनिक कैंडलनेस के लिए एंड इजीली डिस्टिंग्विशेबल। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इमेजिन कीजिए कि आप फिक्स प्राइस सेट कर रहे हैं सभी टाइप ऑफ कैंडी के लिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट लाइक कैंडी कॉस्ट। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है फॉर अ जंबल ऑफ इंटरचेंजेबल कैंडिडेट्स बिकॉज इट वुड बी टू डिफिकल्ट टू ट्रैक ईच वन इंडिविजुअली।
सो फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा केस में स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड अप्लाई नहीं किया जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसमें सभी तरह के आइटम्स हैं, किताब से लेकर तेल तक, ठीक है, बैरल ऑफ ऑयल है आपके पास। तो आपको ट्रैक रखना है कि कितना प्रत्येक आइटम का कितना दाम है। तो आप एक प्राइसिंग मेथड को यूज कर रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, समझे। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक फिक्स्ड प्राइस टैक्स, फिक्स्ड क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप इस केस में आप एक फिक्स्ड प्राइस टैग, ठीक है, आप एक फिक्स प्राइस टैग को सेट कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे, जिसके थ्रू आप वैल्यू को आसानी से ट्रैक कर सकें। लेकिन सभी आइटम जो आपके स्टोर में हैं वो इस प्राइसिंग सिस्टम में फिट नहीं होंगे। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिन कीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं ब्लॉक के माध्यम से, तो जो ब्रिक्स का जो प्राइस है ना वो वेरी करेगा, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड सेट कर सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे चल सकता है वर्किंग प्रोग्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक बुक का स्टोर है, वो कस्टम बाइंडिंग सर्विस भी ऑफर कर रहा है। तो जो मटेरियल का कॉस्ट होगा, लेबर का कॉस्ट होगा, वो फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट अभी भी एस्टिमेट कर सकते हैं प्रत्येक बुक का एवरेज के बेसिस पर, राइट। तो ये भी चल सकता है। नेक्स्ट है हमारा शेयर डिवेंचर एक्सेट्रा हेल्ड एट स्टॉक इन ट्रेड। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप फाइनेंशियल एसेट बेच रहे हैं जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड, तो इनका प्राइस तो वोलेटाइल होता है ना, लेकिन आप फिर भी एक स्टैंडर्ड कॉस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं रिसेंट मार्केट ट्रेंड पे। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मिनरल सॉइल्स, ओर्स एंड गैसेस। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि दोस्तों एक इमेजिन कीजिए कि एक फार्म है, उसमें गाय है, फॉरेस्ट है जिसमें पूरा का पूरा पेड़ भरा हुआ है, ऑयल फील्ड है, तो उनका प्राइस डिपेंड करता है नेचर के विम्स पे, मार्केट में फ्लक्चुएशन पे, जिस कारण से आप एक रिलायबल स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक क्लाउड को, सनसेट को प्राइसिंग तो दे नहीं सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट में आप स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट वन। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पे आप क्विजेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे एएफएम कोर्स में आप इनरोल हो जाइए। एएफएम का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। ऐप का नाम है JVNCIB मेड सिंपल, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे डिटेल जानकारी के लिए, और इस तरह के कोर्स को, इस तरह के क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, क्विजेस के फॉर्म में। चलिए तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो विच स्टेटमेंट अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज करेक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में कौन सा कथन सही है? इमेजिन कीजिए कि कंपनी का फाइनेंस जो है वो एक रिवर की तरह है, जहाँ पे पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है अलग अलग चैनल से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है ना, एक रूल बुक है मैप करने का रिवर के फ्लो को, जिससे सभी लोग समझ पाए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक तरीका है इस मैप को ड्रॉ करने का। तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि द स्टैंडर्ड डील विद प्रिपरेशन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये सही है। ये कहना है कि जैसे कि आप रिवर के मैप को, आपको रिवर का मैप चाहिए ताकि देख सके कि वाटर फ्लो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कैश फ्लो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी क्लासिफाइड बाय ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये भी सही है। तो आप लेवल कर रहे हैं हमारे रिवर के अलग अलग सेक्शन को, जैसे रेन वाटर है, ट्रिब्यूटरीज है, डैम रिलीज है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि देयर इज ओनली वन प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर रिपोर्टिंग कैश फ्लो। दोस्तों यहाँ पे गलत है, दो मेथड होता है, केवल एक तरीका नहीं होता है। तो पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, मतलब आप चार्ट कर रहे हैं रिवर के फ्लो को, डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं हर एक ड्रॉप को जो कि पानी आ रहा है और जो पानी जा रहा है, तो एक सुपर एक्यूरेट है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे हैं कि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ताकि रिवर के फ्लो को एस्टिमेट कर सकें, इसके डेप्थ में क्या चेंज हो रहा है, इसके स्पीड में क्या चेंज हो रहा है, इसके बेसिस पर। तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन इसमें क्विकर भी है, ठीक है। तो प्रिसाइज कम है ये लेकिन फास्ट है ये। लास्ट ऑप्शन कर रहा है द कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो दोस्तों ये भी सही है। आप अलग अलग तरह के पानी जो रिवर में है उसको मैच कर रहे हैं, फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर। तो ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो कोई एक तरीका नहीं है रिवर के फ्लो को मैप करने का दोस्तों, एक से ज़्यादा तरीका है, राइट। डायरेक्ट फ्लो आपको डिटेल स्नैपशॉट देगा, जबकि इनडायरेक्ट मेथड आपको जनरल ओवरव्यू देगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है? कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल है कि कैश के अंदर क्या आता है? कैश इन हैंड ओनली, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक ओनली,
मान लीजिए कि आपका वॉलेट है और आपका वॉलेट और आप जो है अकाउंट चेक कर रहे हैं, ये दो पार्ट है आपके पर्सनल फाइनेंशियल रिवर का। तो कैश इन हैंड मतलब बिल हो गया, कॉइन हो गया जो कि आपके वॉलेट में है, जिसको आप तुरंत यूज कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट वो पैसा है जो कि आपके बैंक अकाउंट में है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं विड्रॉल से या डेबिट कार्ड स्वाइप से। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि कैश का मतलब क्या होता है। कैश इन हैंड मतलब कि जो फिजिकल बिल है, कॉइन है जो कि आप होल्ड किए डायरेक्टली एक्सपेंड करते हैं। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक मतलब कि जो पैसा रेडली अवेलेबल है आपके बैंक अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट जैसे कि जो मनी लॉक्ड है सेविंग अकाउंट में स्पेसिफिक विड्रॉल पीरियड के लिए, इसे कैश नहीं माना जाता है इस कंटेक्स्ट में, राइट। तो दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश के बारे में बात करता है। इसका मतलब होता है कि जो कैश रेडली अवेलेबल है आपके फाइनेंशियल रिवर में, जो पैसा आप आसानी से ग्रैब कर सकते हैं, किसी मोमेंट पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो सही जवाब है इसका कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। क्योंकि दोस्तों फिक्स डिपॉजिट में एक टाइम पीरियड रहता है, मैच्योरिटीज रहता है, तो इसका लिक्विडिटी कम होता है, राइट। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, अगला सवाल ये पूछा गया है। तो इमेजिन कीजिए कि आपका कैश एक रिवर की तरफ फ्लो कर रहा है। कैश इक्विवेलेंट एक टेम्पोररी साइड स्ट्रीम है जो कि इसमें फीड कर रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली कैश इन हैंड नहीं है, लेकिन वो रेडली अवेलेबल होते हैं ताकि वो मेन फ्लो को ज्वाइन कर सके, जैसे कि ट्रिब्यूटरी होते हैं फ्लैश फ्लड में। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि एनी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि आप एक ट्रिब्यूटरी रश कर रहा होता है तो क्विकली मर्ज हो जाता है मेन कैश फ्लो के साथ। इसका मतलब ये मैच्योर हो जाएगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, आइडियली 3 मंथ में या उससे भी कम में, जिस दिन से आपने इसे एक्वायर किया, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है हाईली लिक्विडिटी, जिसका 6 महीना है। देखिए आप देखिए कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है दो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। कैश इक्विवेलेंट 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। पहला है कि इसका मैच्योरिटी शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा है इसका कि ये लिक्विडिटी हाई होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इजीली इसको कैश में कन्वर्ट कर सके बिना डिले, बिना हैसल का। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि एनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दोस्तों सभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई नहीं होते हैं, कुछ लंबा समय लगाते हैं, 3 महीना से भी ज़्यादा समय लगाते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट विद अ मैच्योरिटी ऑफ 6 मंथ और लेस। तो दोस्तों 6 महीना जो है अभी शॉर्ट टर्म माना जाता है, लेकिन ये हमारे जो स्वीट स्पॉट है कैश इक्विवेलेंट का उसके बाहर है, ठीक है। तो ये भी गलत है। इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी ऑफ 3 मंथ और लेस, ये सही है। देखिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो भी हमारा 3 महीना के अंदर है वो स्विफ्ट ट्रिब्यूटरी होते हैं, जिसको हम डायरेक्टली मेन कैश फ्लो में फिट करते हैं। परफेक्टली ये क्या करता है, ये आइडियल आइडेंटिफिकेशन को मैच करता है। लास्ट ऑप्शन कर रहा है ओनली फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये गलत है, ठीक है। कुछ फिक्स डिपॉजिट जो है मैच्योरिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, लेकिन सभी के सभी लिक्विड नहीं होते हैं, उनमें अर्ली विड्रॉल पेनल्टीज होती हैं, लिमिटेड एक्सेस होते हैं। तो दोस्तों कैश इक्विवेलेंट का मतलब कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो रेडली अवेलेबल वाटर सोर्स है जो कि क्विकली मर्ज हो जाते हैं आपके मेन कैश फ्लो से। तो वैसा इन्वेस्टमेंट जिसका मैच्योरिटी 3 महीना से कम होगा उसको आप कैश इक्विवेलेंट मान सकते हैं एज पर द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अकॉर्डिंग कैसे कैश फ्लो को जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से एसोसिएटेड है उनको कैसे क्लासिफाई करना चाहिए। मतलब वो कैश फ्लो जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के साथ एसोसिएटेड है उनको आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। ये सवाल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। तो देखो इमेजिन कीजिए कि कंपनी का फाइनेंशियल लाइफ जो है एक रिवर की तरह है जो कि 3 डिफरेंट लैंडस्केप से फ्लो कर रहा है। पहला लैंडस्केप है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया आपका डेली बिजनेस, ठीक है। दूसरा लैंडस्केप है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और तीसरा एक्टिविटीज है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब हो गया मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग लैंडस्केप है जिसके थ्रू आपका रिवर फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे सडन स्टॉर्म्स हो सकते हैं ना जो कि आपके अनप्रेडिक्टेबल सर्जेस ला सकते हैं, डिप्स ला सकते हैं रिवर के फ्लो में। लेकिन दोस्तों वो हमेशा एक लैंडस्केप से बिलोंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब मैं समझाता हूँ आपको कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 गाइड करता है कैश फ्लो के क्लासिफिकेशन को इन सभी स्टॉर्म्स से। पहला कह रहा है डू नॉट फोर्स देम इनटू सिंगल कैटेगरी, ठीक है। कहने का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है इंपैक्ट कर सकता है किसी इनमें से 3 एक्टिविटी में से किसी भी एक्टिविटी को, डिपेंड करता है उनका नेचर क्या है। तो एक सिंगल स्टॉर्म है जो कि फ्लड काउज कर सकता है ऑपरेटिंग फील्ड में, डैमेज कर सकता है इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, या डिसरप्शन कर सकता है फाइनेंशियल चैनल को। तो आप उसे फोर्स नहीं कीजिए एक सिंगल कैटेगरी में। दूसरा कारण है, ठीक है, मैं समझाता हूं कि कैसे अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड 3 गाइड करता है
कैश फ्लो के क्लासिफिकेशन को। दूसरा है कि आप उसे एप्रोप्रिएटली क्लासिफाई कीजिए, आप कैश फ्लो के ऑरिजिन को ट्रेस कीजिए, इसका राइटफुल प्लेस कहाँ है वो डिटरमाइन करने के लिए। यदि ये डायरेक्टली टाइड है डेली ऑपरेशन से तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, यदि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से लिंक है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, और यदि ये लिंक है बोरोइंग या पेइंग बैक मनी से तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। फिर आप उसे सेपरेटली डिस्क्लोज कीजिए, एवन दो उसको आपने एग्जिस्टिंग कैटेगरी में क्लासिफाई कर लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डिजर्व करता है स्पेशल मेंशन होना, क्योंकि ताकि इसके अनयूजुअल नेचर को आप हाईलाइट कर सकें। ठीक है, तो आप देखिए जरा ऑप्शन को देखिए, ओनली राइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही मैंने बोला आपको, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट कर रहा है हमारा कि राइजिंग फ्रॉम एनी ऑफ 3 एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है किसी भी 3 फाइनेंशियल लैंडस्केप में फॉल कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि उसके इंपैक्ट को एक्यूरेटली ट्रैक करना और ट्रांसपेरेंटली ट्रैक करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन AS4 के बारे में गलत है। तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि कंपनी का फाइनेंशियल जर्नी जो है वो एक फॉरेस्ट के थ्रू गुजर रहा है जिसमें बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 नई गाइड बुक है जो कि हेल्प करता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट को, यानी कंटिजेंसी को, जो कि आपके जर्नी के कोर्स को चेंज कर सकता है। याद रखिए, एक एक चीज समझिए। ठीक है, अभी हमने AS3 का बात किया था जो कि कैश फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड था, अब हम लोग AS4 की बात कर रहे हैं। तो आप जरा ऑप्शन को देखते हैं, द स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, एक रूल होता है जो कि कहता है इसकी सभी हाइकर को मैप करने, एक मैप चाहिए ताकि वो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न से डील कर सके। ऑप्शन भी कह रहा है कि डील्स विद स्टेटमेंट ऑफ कंटिजेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब दोस्तों ये भी सही है, ये गाइड बुक होता है जो कि बताता है कि कैसे उन सभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को मार्क करें अपने फाइनेंशियल मैप पे। तीसरा कह रहा है इट कवर्स इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये भी सही है। गाइड बुक का फोकस केवल सरप्राइज पे नहीं होता है जो कि आपने ऑलरेडी इनकाउंटर किया, ये आपको हेल्प करता है कि आप दूसरे सरप्राइज के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है, जो कि आने वाला है। और लास्ट कर रहा है कंटिजेंसीज आर इवेंट व्हिच आउटकम विल बी नोन बिफोर देयर ऑकरेंस। दोस्तों ये गलत है, कंटिजेंसी एक्चुअल इवेंट होता है जिसका आउटकम अनसर्टेन होता है, जैसे कि आपका कुछ हिडन ऑब्स्टेकल है तो आपको पता ही नहीं रहेगा ना कि किसी पहले। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। ठीक है, कंटिजेंसी का डेफिनेशन ही गलत लिखा गया है यहाँ पे। चलिए ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटिजेंसी और इवेंट जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है उसके बीच में क्या क्या अंतर है। ठीक है, इसको समझिए दोस्तों, इसको मैं समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपका कंपनी का जो फाइनेंस है वो एक स्नैपशॉट है आपके माउंटेन लैंडस्केप का स्पेसिफिक डेट में। तो जो रॉक है, जो ट्रीज हैं, जो टेराइन है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को उस मोमेंट पे। तो कंटिजेंसी एक हिडन केव होता है लैंडस्केप में, आपको पता है कि वो है, लेकिन आप जानते नहीं है कि डेंजर उसके अंदर क्या डेंजर है। ठीक है, तो आप जैसे कोई ट्रेजर आएगा यानी प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो स्टम्बल हो जाएंगे, या आपको लगेगा कि आप ट्रैप्ड हैं, तो उसका आउटकम अननोन रहेगा जब तक आप उसे एक्चुअली एक्सप्लोर ना कर लें। तो जो भी इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद होता है वो सडन वेदर चेंज, जैसे कि सडन वेदर चेंज हो गया क्योंकि आपने स्नैपशॉट लिया, उसके बाद वेदर तुरंत बदल गया, तो स्नो स्टॉर्म आ गया, सनी डे आ गया, ये सभी चीज़ आपके लैंडस्केप को अल्टर कर देंगे। ठीक है, तो ये सभी इवेंट जो है हमारे इनिशियल पिक्चर के पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली इंपैक्ट करते हैं फ्यूचर व्यू को। तो की डिफरेंस कहाँ लाई करता है? की डिफरेंस लाई करता है कंटिजेंसीज में, कि सर्टेनिटी में लाई करता है की डिफरेंस। कि कंटिजेंसीज जो होते हैं वो अनसर्टेन आउटकम होते हैं, ठीक है, जिनको जैसे हिडन केव हो गया, और जो भी इवेंट बैलेंस शीट के बाद होंगे, बैलेंस शीट डेट के बाद होंगे, वो नए डेवलपमेंट होंगे जो कि आपके लैंडस्केप को रिसेव करेंगे। तो ऑप्शन ए को ऊपर ये क्या कर रहा है, कंटिजेंसीज आर इवेंट नोन बिफोर देयर ऑकरेंस एंड व्हाइल इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट आर नोन ओनली ऑन देयर ऑकरेंस। ये गलत है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि कौन सा की डिफरेंस, राइट, की डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए ये सही है, कंटिजेंसीज मिस्ट्रीज होता है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, वेटिंग टू बी सॉल्व, राइट। ऑप्शन भी कर रहा है कि कंटिजेंसीज आर लीगल मैटर व्हाइल इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट आर रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन। तो सारे कंटिजेंसी लीगल नहीं होते हैं, बिजनेस ऑपरेशन को इंपैक्ट किया जा सकता है कंटिजेंसी और पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट के द्वारा। तो फिर सी कर रहा है कंटिजेंसी आर इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये भी गलत है, कंटिजेंसी और पोस्ट बैलेंस शीट डेट इवेंट हो सकता है स्नैपशॉट के बाद हो। एंड ऑप्शन डी कर रहा है बोथ आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि कब ऐसा हो सकता है कि कंटिजेंसी जो है आपके इंटरप्राइज के लिए लॉस रिजल्ट करे और उस वक्त क्या एक्शन लिया जाना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ने कह रहा है कि प्रोविजन कीजिए लॉस का। जैसे मान लीजिए कि आपका कंपनी एक घर है, ठीक है, जहाँ जो आपने बिल्ड किया, तो आप जो है अपने बजट का ऑलरेडी बहुत सारा यूज़ कर चुके हैं और रूफ जो है हो चुका है, छत हो चुका है, लेकिन एक स्टॉर्म आया जो कि आपका रूफ उड़ा दिया। ठीक है, तो फिनिश होने से पहले ही आपको डर लगने लगा कि कहीं रूफ उड़ ना जाए।
दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस सिचुएशन में गाइड कैसे करेगा, पहला ऑप्शन कर रहा है लॉस के लिए प्रोविजन करके। तो ये आपने क्या किया, कुछ पैसा अलग से रख लिया अपने रिमेनिंग बजट से कि जो रूफ का डैमेज हुआ है उसको आप फिक्स कर सकें। आपने स्टॉर्म के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किया और प्रिपेयर किया लाइकली कॉस्ट के लिए, ठीक है, तो सही है। ऑप्शन भी कर रहा है कि डिस्क्लोज द कंटीजेंसी विदाउट मेकिंग एनी प्रोविजन। तो ये ऐसा होगा कि आप स्टॉर्म को इग्नोर कर रहे हैं और होप कर रहे हैं बेस्ट के लिए। तो आप जानते हैं कि रूफ डैमेज हो सकता है, तो आप बजट के लिए रिपेयर कीजिए ना, आप रिपेयर के लिए बजट लाइए, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों इग्नोर द कंटीजेंसी अंटिल द लॉस ऑकर। तो ये ऐसा हो गया कि आप स्टॉर्म को प्रिटेंड कर रहे हैं कि है ही नहीं वहाँ पे, आप डैमेज को एक्नॉलेज कर रहे हैं, रिपेयर कॉस्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं, जैसे रूफ जो एक्चुअली ब्लोन ऑफ हो जाएगा। और लास्ट करा इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द लॉस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऐसा हो गया कि आपने एज्यूम कर लिया कि स्टॉर्म ने ऑलरेडी आपके रूफ को डैमेज कर लिया जबकि आपका रूफ अभी भी इंटैक्ट है, तो आप इमीडिएटली जो है रिपेयर कॉस्ट को डिडक्ट कर रहे हैं अपने बजट से, इवन दो द एक्चुअल डैमेज इज अनसर्टेन। समझ रहे हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका मेकिंग प्रोविजन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कंटीजेंसी जो है, कंटीजेंसी गेन को कैसे हम अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं, हाउ आर कंटीजेंसी गेन ट्रीटेड इन अकाउंटिंग। तो बेसिकली क्या बताया जा रहा है आपको, इमेजिन कीजिए कि आप एक लॉटरी टिकट खोज रहे हैं जहाँ पे आपने जो कि आपने खो दिया है, ठीक है, वाइल क्लीनिंग। तो आप नंबर मैच करते हैं, ठीक है, लेकिन एक कैच है, तो रिजल्ट जो है ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है अभी तक, तो एक कंटीजेंसी गेन है अकाउंटिंग में, ठीक है, जो कोई कुछ अच्छा हो जाए। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि कंटीजेंसी गेन जो अकाउंटिंग में होता है रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। तो ये ऐसा हो गया कि लॉटरी का प्राइस जो है तुरंत आप क्लेम कर रहे हैं इवन बिफोर द रिजल्ट आर कंफर्म। तो ये टेम्पटिंग हो सकता है लेकिन प्रीमैच्योर है, ठीक है, हम तो ओके ये इसलिए हावर ये गलत है। नेक्स्ट कर रहा है कि इग्नोर कम्प्लीटली, ठीक है, ये मतलब ये हुआ कि आप भूल जाएं टिकट के बारे में, तो ये कॉशियस रहना है, आप पोटेंशियल विंडफॉल को मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है कंटीजेंसी गेन रिकॉग्नाइज ओनली इफ द रियलाइजेशन इज वर्चुअली सर्टेन। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये गोल्डन रूल होता है कंटीजेंट गेन का, ये समझिए कि आप ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं सेलिब्रेशन से पहले का। यदि टिकट नंबर मैच कर गया परफेक्टली तो कोई डाउट नहीं है जीत के बारे में और आप अपने कैश को काउंट कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी कर रहा है कंटीजेंट गेन आर रिकॉग्नाइज एज प्रोविजन। तो दोस्तों ये कंफ्यूजिंग है, प्रोविजन जो है लॉस के लिए होता है, गेन के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। आप कंटीजेंट गेन को एक ट्रेजरी चेस्ट के रूप में सोच सकते हैं जिसमें अनसर्टेन लॉक है, तो जैसे आपको चाबी मिलेगा तभी आप उसे खोल सकते हैं और जो भी उसके अंदर है उसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक आप उसे अपने दिमाग के पीछे रखिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। सवाल है कि किस सर्कमस्टांस में जो हमारा एसेट और लायबिलिटी का एडजस्टमेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है जो इवेंट बैलेंस शीट के डेट के बाद हो रही है। मान लीजिए कोई इवेंट है बैलेंस शीट डेट के बाद हो रही है, तो किस सर्कमस्टांस में आपको एसेट एंड लायबिलिटी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके फाइनेंशियल वेलबींग का फोटोग्राफ है जिसको आपने किसी पार्टिकुलर दिन में लिया, जो कि है आपका बैलेंस शीट डेट। तो इसमें आपका एसेट कितना है, आपका लायबिलिटीज़ कितना है, इसका एक स्नैपशॉट होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाए फ़ोटो लेने के बाद, जैसे आपने एक हिडन ट्रेजरी को डिस्कवर कर लिया अपने बैकयार्ड में, तो ये सब ये इवेंट जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहे हैं ना, वो आपके फाइनेंशियल पिक्चर को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेंगे। तो जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि एडजस्टमेंट हमेशा रिक्वायरमेंट होगा चाहे इवेंट कुछ भी हो। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आप फोटो को एडिट कर रहे हैं ताकि जितने भी छोटे छोटे चेंज आ रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करें, चाहे वो नया हेयर कट ही क्यों ना हो। तो ये बेसिकली गलत है। माइनर इवेंट को आपको माइनर इवेंट जो है ना आपकी ओरिजिनल पिक्चर को फंडामेंटली अल्टर नहीं करेंगे। ऑप्शन भी कर रहा है कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड ओनली इफ द इवेंट रिजल्ट इन फेवरेबल आउटकम फॉर द एंटरप्राइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जो भी ब्लेमिसेस हैं, जो भी व्रिंकल्स हैं आपके फोटो में उसको हटा रहे हैं, ये आपके बेस्ट पार्ट को शो कर रहे हैं। तो ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं होगा रियलिटी का, क्योंकि ये पोटेंशियल चैलेंज को इग्नोर कर रहा है। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी कर रहा है कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये सबसे सेंसिबल अप्रोच है। आप क्या कर रहे हैं कि कैप्शन ऐड कर रहे हैं फोटो में ताकि चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें जो कि उस वक्त विजिबल नहीं हो रहे थे, जैसे कि आपने हिडन ट्रेजरी को दिया या नया रिपेयर, नीड फॉर रिपेयर। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि एडजस्टमेंट आर नॉट एप्रोप्रिएट अंडर एनी सर्कमस्टांस। तो ये मतलब आप ये रिफ्यूज कर रहे हैं एक्नॉलेज करना किसी चेंज को, चाहे आपका घर जल भी क्यों ना जाए फोटो लेने के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, एंड यू कैन गेट द क्वेश्चन बैंक फॉर AFM डिटेल।